श्रीमन नारायण। आपको ये बताता हूँ कि जो कालसर्प नाम का योग होता है उसका निर्माण होता कैसे है, अगर ये प्रचलित है तो है कैसे है, लेकिन इसका ऑथेंटिक कोई प्रूव नहीं है। ऑथेंटिक प्रूव में एक योग होता है जिसे कहते हैं सर्पवृष्टि योग। सर्पवृष्टि योग का रेफरेंस हमको जातक पारिजात और अन्य ग्रंथों में भी हमें मिल जाएगा। तो राहु और केतु जो दो हमारे शैडो प्लैनेट हैं, ये बेसिकली एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं, यानी जिस हाउस में राहु होगा उससे जस्ट 7th हाउस में अपोजिट में केतु बैठा होता है। तो राहु यदि लग्नस्थ हो और सप्तम में उसके केतु बैठ जाएगा, द्वितीय घर में हो तो अष्टम में उसके केतु बैठ जाएगा। इसी तरह अगर 11th हाउस में हो तो फिर 5th हाउस में केतु बैठ जाएगा। प्रत्येक घर में यानी हाउस में जब राहु बैठा हो तो उससे एक एक नाग का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं कि किसी कुंडली में जैसे अनंत कालसर्प योग लगा है, किसी कुंडली में शेषनाग कालसर्प योग लगा है, किसी कुंडली में वासुकी कालसर्प योग लगा है। और ये इसका निर्माण कैसे होता है कि यदि राहु और केतु बैठ जाएं, जो मैंने हाउसेस बताए हैं फ्रॉम 1st to 12th, तो इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि राहु और केतु के एक साइड सारे ग्रह हो जाने चाहिए और राहु केतु के साथ कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। मतलब राहु और केतु के साथ कंजंक्शन किसी भी मेन प्लैनेट का नहीं होना चाहिए। मेन प्लैनेट हमारे सन से लेके सैटर्न तक होते हैं, फ्रॉम सन टू सैटर्न। तो अगर उसमें से कोई भी ग्रह राहु या केतु के साथ बैठ जाए और भले ही सारे ग्रह एक साइड हो जाएं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि काल सर्प दोष का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सर्पवृष्टि योग कैसे निर्माण होता है। सर्पवृष्टि योग का निर्माण बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होता है कि जब भी राहु और केतु कहीं पर कुंडली में हमारे विराजमान हो और उनके एक पक्ष में, यानी जिस भी हाउस में राहु केतु होगा उससे अदर हाउसेस में सारे ग्रह बैठ जाएं, उनके साथ कोई ना बैठे, तो सीधे सीधे से सर्पवृष्टि योग कहा जाता है। और इसमें डिवीजन नहीं होता। डिवीजन का मतलब है उसमें फिर प्रभाव ये नहीं देखा जाएगा कि किसी हाउस में अलग अलग बन रहा है या फिर कोई नाम दिया गया है कि ये अनंत सर्पवृष्टि योग है या फिर ये वासुकी सर्पवृष्टि योग है या फिर ये शेषनाग सर्पवृष्टि योग है। तो सबसे पहली बात है, मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ बताता हूँ कि कहीं पर भी इस चीज़ का रेफरेंस हमको नहीं मिलता है कि काल सर्प योग का हमको किसी बुक में रेफरेंस नहीं मिला, ऑथेंटिक जो बुक्स हैं। बट हाँ, सर्पवृष्टि योग का हमको रेफरेंस मिलता है। तो हमको सबसे पहले ये कंक्लूजन करना चाहिए कि क्या कुंडली में सर्पवृष्टि योग लगा है या नहीं लगा है। सर्पवृष्टि की मैं बात करूँ तो सर्पवृष्टि का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है ये नेगेटिव पर ही पड़ता है। सर्प का बेसिकली मतलब ये हो गया, स्नेक का मतलब ये होगा कि निगलने वाला। वो योग जातक कोई निगलने लगता है, मतलब आत्महनन की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। आत्महनन का मतलब ये हो गया कि वो अपने आप ही में ही कहीं ना कहीं डिमोटिवेट रहता है, उसको कहीं ना कहीं कुछ भी करने में एंजॉयमेंट नहीं आती है और सेल्फ सेटिस्फैक्शन उसको किसी भी काम में नहीं मिलता है। उसको मेजर हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम से संबंधित उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। दूसरी हम ये भी चीज़ देखेंगे कि कई बार ये होता है कि इसमें डिप्रेशन और एंजाइटी का लेवल इस स्टेज तक जाता है कि कहीं ना कहीं उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी क्रिएट होने लगती हैं। तो अगर ये योग हमारी कुंडली में बन रहा है तो हमको बिल्कुल किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए, उसकी रेमेडीज़ करानी चाहिए, उसको शांत करना चाहिए, जिससे वो लाइफ में हमारी प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं से हर्डल्स को क्रिएट ना करें। यदि उसकी कुंडली में, लग्न कुंडली में ये योग बना हुआ है सर्पवृष्टि योग, कहीं ना कहीं वो अपने करियर के किसी भी फेज में होगा तो उसको प्रॉब्लम्स और हर्डल्स कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। वो किसी से इंटरेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा तो कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस के साथ करता है और उसका इंप्रेशन कभी भी किसी व्यक्ति पर अच्छा नहीं पड़ता है। मतलब वो कितना ही अच्छा क्यों ना सोचता हो, दूसरे के लिए कितनी अच्छी थॉट्स क्यों ना रखता हो, लेकिन यदि वो दूसरे के लिए अच्छा करना भी चाहेगा, करेगा भी, तो भी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट और एक नेगेटिव इमेज ही सामने वाले के सामने क्रिएट हो जाती है। दूसरा क्या है, ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, सुसाइड टेंडेंसीज, क्योंकि अलग अलग जो प्लैनेट होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से डेथ को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम ये देखेंगे कहीं ना कहीं मंगल खराब है या मंगल का भी उसको बल मिल रहा है तो आग लगने का डर उसको ज़्यादा हो जाता है, या फिर फोबिया भी होता है ऐसे लोगों को। अगर देखा जाता है कि सर्पवृष्टि योग या काल सर्प जिसे कहते हैं, इसमें यदि किसी नेटिव ने जन्म लिया है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का फोबिया होता है, जैसे रेप्टाइल्स का फोबिया देखने को मिलता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसको हाइट का फोबिया देखने को मिलता है, या फिर पानी का फोबिया, फायर का फोबिया। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उसको क्रिएट हो सकती हैं। दूसरा क्या होता है, ओवर थिंकर होता है। उसको लगता है कि हम कहीं इन्वॉल्वमेंट ना लें, ज़्यादा अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, अकेला जीवन ज़्यादा बिताता है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन मेनली ये रहता है कि हम देखें कि भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि शिव के कंठ का हारी जो है नाग होता है और भगवान विष्णु स्वयं शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं। तो अगर इन दोनों की आराधना करी जाए, शंकर जी की आराधना करी जाए, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर भी एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर हम इसकी पूजा और शांति के निमित्त जप या पाठ करा सकते हैं, इसकी शांति करवा सकते हैं, तो ये योग का इतना प्रभाव नहीं होगा। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है, कंसल्ट ये भी रहता है कि अगर सर्पवृष्टि योग लगा हुआ है बाई बर्थ में तो क्या हम उसकी पूजा करा लें या फिर उसका पाठ करा लें या उसका यंत्र बनवा लें तो क्या उसका वो खत्म हो जाता है पूरा योग? देखिए, ऐसे मंगलिक दोष भी होता है,
उसका इम्पैक्ट बहुत हद तक कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी में सुसाइडल टेंडेंसी का योग है कि वो सुसाइड करेगा, तो हो सकता है लाइफ के किसी फेज़ में जाके वो डिप्रेशन या एंजाइटी में ही ख़त्म हो जाए। थोड़ी सी एंजाइटी मिले थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा सा डिप्रेशन मिले, लेकिन वो योग का इफेक्ट सुसाइड तक नहीं जाएगा। या अगर हम कह सकते हैं फोबिया है उसे किसी चीज़ का, तो वो भी इफेक्ट और जो इम्पैक्ट है उसका वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। भगवान शिव के स्तोत्र पढ़ना, पीपल की आराधना करना, इस और कहीं ना कहीं मेडिटेट करना, क्योंकि चंद्रमा हमारा जितना बली होता जाएगा, मन हमारा जितना अच्छा होता जाएगा, उसका इम्पैक्ट उतना ही कम होता जाएगा। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो उसकी लाइफ में उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करेंगी, और जो भी उसे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं या करियर ग्रोथ में हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं वो सारे शांत होने लगेंगे, उसको एक दिशा मिल जाएगी। क्योंकि ऐसे लोगों को कई बार एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं मिल पाती है, एक पॉजिटिव कंसल्ट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो उसका पाथ है वो ज़्यादा हर्डल से भरा हो जाता है। तो उसका अगर पाथ क्लियर हो जाएगा तो अपनी एम तक अच्छी तरह से पहुंच सकता है और अपने जीवन में एक अच्छी अचीवमेंट ले सकता है।